नमस्कार, आपकी अपनी YouTube चैनल क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में आया है। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, उसकी शुरुआत की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। उसके बाद वो भारत लौटे और उसने राजनीति में अपना योगदान देना शुरू किया। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। उसने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राज्यपाल से की, उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बने और आखिर में राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी। शंकर दयाल शर्मा ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कई सारी पुस्तकें लिखी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। उसके पुस्तकों के नाम हमें दिए गए हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा। यहाँ पे 4 पुस्तक की नाम हमें दी गई है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और अपने कर्मों की वजह से ही वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे, वो अपने काम को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। इस इकाई में हमें इन मूल्यों का अभ्यास करना है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी जोड़ना एकदम उचित है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ है कि वो सामान्य परिवार में जन्मे और प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुंचे। उसके पीछे का राज उसकी कर्मयोगिता ही है। उसके कर्म की वजह से ही वह वहां तक पहुंचे हैं। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। कि वो उन लोगों में से नहीं थे कि जो अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य में होगा तो हम वहां तक पहुंचेंगे, कि हमें मिलेगा। लेकिन वो ऐसा मानते थे कि अगर हम कर्म करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो एक के बाद एक रास्ता अपने आप ही बनाते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे कि उसके लिए उसका कर्म ही उसका जीवन था। उसके प्रति वो अपना संपूर्ण भाव समर्पित कर देते थे। किसी भी स्वार्थ, किसी भी फल की इच्छा से वो कर्म नहीं करते थे। वे अपने कर्म को ही महत्व देते थे। वो जानते थे कि हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले
तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी कि उसे जब भी फल प्राप्ति के अवसर मिले, कई बार ऐसा भी हुआ उसके जीवन में कि वहां से उन्हें ज्यादा नाम मिल सकता है, ज्यादा उसे पैसे मिल सकते हैं, तो ऐसा उसे कई बार मिला, लेकिन वो वहां से उपेक्षित दृष्टि ही रखते थे। वो वहां से निकल जाते थे, वह अपने काम से ही आगे बढ़ना चाहते थे। जितना वो करते थे उतना ही वो पाना चाहते थे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। उसका जीवन गीता जी के निष्काम कर्मयोगी, निष्काम यानी कि बिना फल की इच्छा रखे कार्य करना, ऐसे कर्मयोगी थे हमारे शास्त्री जी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे केवल कर्मयोगी ही नहीं, लेकिन उसे निष्काम कर्मयोगी भी हम कह सकते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अब ये तीन बातें उसके जीवन से मालूम पड़ती है कि उसके काम के प्रति दृढ़ आस्था, आस्था यानी श्रद्धा, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, कि जो भी उसने उद्देश्य रखा है, जो भी उसने तय किया है, उस तक पहुंचने के लिए वो जो कर्म करना पड़े वो करते हैं। उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, जो भी कर्म वो करते हैं उसमें वो अपने आप को पूरा निचोड़ देते हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। उसने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि यदि आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो आपको उस कार्य में पूरी तरह से समन्वय होना पड़ेगा। आपको अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पण देना पड़ेगा, तभी आप अपने कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मुझे तो उसकी सफलता का रहस्य उसकी यह चिंतन में ही दिखाई दे रहा है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। किसी भी देश का भविष्य, किसी भी व्यक्ति का भविष्य, किसी भी समाज का भविष्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पे ही चलता है। जो कर्म करता है उसे वही फल मिलता है, उसके कर्म के आधार पर ही उसे सफलता मिलती है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन, उसका जीवन काल श्रम यानी मेहनत, सेवा, दूसरों को मदद करना, सादगी, अपने आप में सादगी बनाए रखना और समर्पण का अनुपम उदाहरण। और समर्पण यानी जो भी कार्य करना उसमें खुद ही ओतप्रोत हो जाना। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। अब उनके कार्यों से ही ये गुण मालूम होते थे ऐसा नहीं था, उसको देखते ही हमें ये गुण का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। उसके अपने व्यक्तित्व में वो अपने विचार ही इतने शुद्ध और सबको उपयोगी हो ऐसे रखते थे। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। उसके विचारों में और उसके काम में एक समानता थी। वो जो भी कहते थे, जो भी सोचते थे, वही वो करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। वो जो भी कर्म करते थे उसमें देश हित हमेशा शामिल रहता था। वो जो भी कार्य करते थे वो देश के हित में, देश की भलाई में ही करते थे। मुझे लगता है
कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। उसकी यही विशेषता के कारण देश के लोग उसे ज्यादा पसंद करते थे, ज्यादा उसकी बातें मानते थे, क्योंकि वो हमेशा उसके कार्यों में देश को सम्मिलित करते थे, देश के हित में ही वो कार्य करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। पंडित नेहरू की विरासत को संभालना काम कोई आसान नहीं था, बहुत ही कठिन काम था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। देश ने जो उसके ऊपर विश्वास रखा था, जो उसके ऊपर भरोसा रखा था, वो उस भरोसे पर खड़े उतरे। चाहे जितना भी कठिन काम हो, शास्त्री जी कर सकेंगे, ऐसा देशवासियों को भरोसा था। इसीलिए उसने उस पद के लिए शास्त्री जी को चुना और शास्त्री जी उस पर खड़े भी उतरे। यह पाठ हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम हमारे दूसरे भाग में देखेंगे। आभार। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડો। આપ હજુ વધુ શીખવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ક્લાસમેટને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયોમાંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરી જોઈ શકો છો અને વધુ શીખી શકો છો।